सर्किट्स। बट उससे पहले आपको क्या करना है, हर बार बताती हूँ, एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, चलिए, तो पार्ट 1 में हमने बात की थी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम। उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रिक सेल की, बैटरीज की, और फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक बल्ब की भी। तो ये सारी चीजें हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम कि हम बात करें इलेक्ट्रिक सर्किट की, समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। So, electric circuit is a closed path along which electric current can flow. So, electric circuit एक closed path है। closed यानी इस तरह से closed है, कहीं से open नहीं है, खुला हुआ नहीं है। So, electric circuit एक closed path है जिसके along electric current जो है वो flow कर सकता है। नहीं समझ में आया? चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं और फिर समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। अब इसके लिए हमें चाहिए एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब और वायर्स। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सेल ले लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो मेटल कैप होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो मेटल डिस्क होती है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो आपने इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर दिया और दूसरे टर्मिनल से एक और वायर को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली दूसरा क्या चाहिए था, हमें बल्ब भी चाहिए था। तो ये है हमारा टॉर्च बल्ब। अब यहाँ हमने एक टर्मिनल से, यहाँ बेस ऑफ द बल्ब पर मेटल केस होता है, वो होता है बल्ब का एक टर्मिनल, हमने पढ़ा था। और यहाँ नीचे जो आपको ये मेटल टिप दिखाई दे रही है ये है बल्ब का दूसरा टर्मिनल। तो हमने दोनों टर्मिनल से यहाँ पर भी वायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल जिसको वायर से कनेक्ट कर दिया है, ये हो गया हमारा टॉर्च बल्ब जिसको वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब इन वायर्स को हम आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से हमने इन वायर्स को जोड़ दिया तो क्या होगा, आपने क्या किया, एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया बल्ब के दूसरे टर्मिनल से और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया सेल के दूसरे टर्मिनल को। तो होगा ये कि इस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने कहा था ना, एक कंप्लीट पाथ, एक क्लोज्ड पाथ जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ कहां से कहां तक, एक सेल के एक टर्मिनल से बल्ब तक और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल तक। ये एक क्लोज्ड पाथ बना रहा है, एक कंप्लीट पाथ बना रहा है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब आप समझ पाए मैंने क्यों कहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। The electric circuit provides a complete path for the electricity to pass या फिर for the current to flow between the two terminals of the electric cell। ये हमने अभी देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है सेल के एक टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल तक फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। राइट नाउ, in an electric circuit, the direction of current is taken to be from positive to the negative terminal of the electric cell। बहुत ही important point है, आपको याद रखना है कि एक electric cell में हम current की direction क्या लेते हैं, from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell। इसीलिए आपको ये arrows इस तरफ से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही है ना इस डायग्राम में। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है हमेशा, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। याद रहेगा?
ओके, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब ये वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो मेटल डिस्क है इस तरफ ये है नेगेटिव टर्मिनल। सो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होगी, इस तरह से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। एक इलेक्ट्रिक सेल से एक टॉर्च बल्ब को हम जलाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमने ले लिया एक इलेक्ट्रिक सेल, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया और उसके नेगेटिव टर्मिनल से हमने एक और वायर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ है हमारे पास टॉर्च बल्ब। अब यहाँ पर बेस ऑफ द बल्ब, बल्ब के नीचे यहाँ एक मेटल केस होता है, ये होता है टॉर्च बल्ब का एक टर्मिनल, तो उससे भी हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। और यहाँ नीचे, यहाँ जो आपको ये मेटल की टिप दिख रही है, ये है टॉर्च बल्ब का दूसरा टर्मिनल, बल्ब का दूसरा टर्मिनल, तो यहाँ से भी हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ना कि यहाँ और यहाँ होते हैं बल्ब के दो टर्मिनल्स। तो हमने इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के दोनों टर्मिनल से वायर्स को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन वायर्स को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन 6 अलग अलग तरीकों से हमने इसे जोड़ा है। यहाँ देखिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाई हैं इलेक्ट्रिक सेल की और बल्ब की। अब एक एक करके हम हर अरेंजमेंट को देखते हैं और देखते हैं किसमें बल्ब ग्लो करेगा और किसमें नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी पहली अरेंजमेंट देखते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया है और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया है। एक कंप्लीट पाथ बन रहा है, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और आपका बल्ब भी ग्लो करेगा। एक कंप्लीट पाथ बन रहा है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, कोई ब्रेक नहीं है इस पाथ में, राइट। सेकेंड अरेंजमेंट देखते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से आपने बल्ब के एक टर्मिनल को तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन दूसरे टर्मिनल से जो वायर जा रही थी वो यहाँ आकर टूट गई। देयर इज अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ब्रेक आ गया ना इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी अरेंजमेंट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक है इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों टर्मिनल से हमने सेल के एक ही टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। इस टर्मिनल पे तो कनेक्ट किया ही नहीं। यहाँ पर भी क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। एक कंप्लीट पाथ बनना चाहिए एक टर्मिनल से बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये पढ़ा था ना हमने। नेक्स्ट अरेंजमेंट में क्या हुआ, यहाँ पर भी वही हो गया कि बल्ब के दोनों टर्मिनल से हमने इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लास्ट अरेंजमेंट देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया। एक कंप्लीट पाथ बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, कोई ब्रेक नहीं है पाथ में, तो हमारा बल्ब भी ग्लो करेगा। ओके, अब देखिए ये थे वो सारे 6 अरेंजमेंट्स जो हमने बनाए थे। हमने एक एक करके सबके बारे में देख लिया कि कहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और कहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हमें इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट को कंपेयर करना है। तो देखिए दोनों केसेस में बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक सेल के इस टर्मिनल को बल्ब के इस टर्मिनल से कनेक्ट किया है और बल्ब के इस टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल के इस टर्मिनल से कनेक्ट किया है। लेकिन यहाँ हमने थोड़ा अलग किया है, इलेक्ट्रिक सेल के इस टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल को इधर कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल को इधर कनेक्ट किया है, लेकिन दोनों ही केसेस में बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तभी ग्लो करेगा या नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट करेंगे तभी ग्लो करेगा। आप किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि सेल का एक टर्मिनल बल्ब के जिस टर्मिनल से आपने कनेक्ट किया, सेल का दूसरा टर्मिनल बल्ब के दूसरे टर्मिनल से आपको कनेक्ट करना है।
ओके एक ही टर्मिनल से कनेक्ट नहीं कर देना है जैसा हमने यहाँ किया या फिर यहाँ किया। ऑलराइट, याद रहेगा। अब देखिए, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि मैम यहाँ तो ठीक था कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे बात तक पहुंच रहा है और ऐसे एक कंप्लीट पाथ बना रहा है दूसरे टर्मिनल तक, तो यहाँ तो कंप्लीट पाथ बना रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ कैसे कंप्लीट पाथ बना रहा है? तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पार्ट 1 में मैंने आपको बल्ब के बारे में समझाया था। हमने क्या देखा था कि ये होता है बल्ब का फिलामेंट और फिलामेंट कनेक्टेड होता है 2 थिक वायर्स से, और ये वायर्स कहाँ आकर मिलती हैं? एक वायर आकर मिलती है बल्ब के एक टर्मिनल पर और दूसरी वायर आकर मिलती है बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर। ये समझा था? तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है। ये क्या है? बल्ब का एक टर्मिनल है, इससे एक वायर कनेक्टेड है यहाँ तक, और इससे आगे क्या है? फिलामेंट है। तो यहाँ से करंट आया, यहाँ तक पहुंचा, जैसे फिलामेंट से पास करेगा फिलामेंट ग्लो करेगा। उसके बाद क्या हो रहा है? यहाँ एक और वायर है जो कहाँ कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है बल्ब के दूसरे टर्मिनल में। तो बन गया ना कंप्लीट पाथ। समझ में आया? अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या हुआ? इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया बल्ब के इस टर्मिनल को। अब यहाँ से आगे क्या है? एक थिक वायर है जो इसको यहाँ तक ले जाती है, और इससे आगे क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट तक करंट पहुंच गया, बल्ब ने ग्लो किया। एक और थिक वायर है जो बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होती है। तो इस तरह से यहाँ से करंट जा रहा है, ऐसे होते हुए ऐसे, और इधर से सेल के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच गया। अब समझ में आया कि कैसे बना एक क्लोज्ड पाथ, कैसे करंट फ्लो कर रहा है। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सर्किट के बारे में हमने समझ लिया। अब सर्किट 2 तरह के होते हैं, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। तो क्लोज सर्किट क्या होते हैं? ऐसे सर्किट जहां पर कोई भी ब्रेक नहीं होता इन द पाथ ऑफ करंट, जो हमने देखे थे। यहाँ पर कोई ब्रेक है इन द पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अदर टर्मिनल? नहीं है ना। तो ऐसे सर्किट को हम कहेंगे क्लोज सर्किट। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्लोज्ड है ना, बिल्कुल कहीं से खुला हुआ नहीं है, एक कंप्लीट पाथ है सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड सर्किट। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है ना। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट। यहाँ से ओपन हुआ है, खुला हुआ है। और ऐसे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? नहीं करता ना। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट क्लोज सर्किट में फ्लो करता है और ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता। इसीलिए क्लोज सर्किट में आपका बल्ब ग्लो कर रहा है और ओपन सर्किट में आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ऑलराइट, समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बीच का डिफरेंस समझ गए ना आप? ओके, तो अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट को अच्छी तरह से समझ गए तो आपके लिए कुछ MCQs। The path along which electric current flows is called as electric circuit. The closed path along which electric current flows, उसको हम electric circuit बोलते हैं। Next MCQ. Electric current flows in dash circuit and electric current cannot flow in dash circuit. अभी समझाया, electric current कौन से सर्किट में फ्लो कर सकता है? क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है। पूरा का पूरा सर्किट क्लोज होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं कर पाएगा। जहां कहीं भी ब्रेक होगा इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, एक और क्वेश्चन। वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन बिलो? अब यहाँ इस सर्किट को देखिए और बताइए कि क्या यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा? जी नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने दोनों टर्मिनल्स को बल्ब के एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। होना क्या चाहिए था? सेल का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट होना चाहिए था और सेल का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फ्यूज्ड बल्ब की। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब फ्यूज हो गया, खराब हो गया। तो बल्ब कैसे फ्यूज होता है? वैसे तो बल्ब बहुत सारे रीजन से फ्यूज होता है, लेकिन उसका एक रीजन होता है ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। हमने फिलामेंट के बारे में पढ़ा था, ये होता है बल्ब का फिलामेंट। राइट, तो अगर बल्ब के फिलामेंट में कोई ब्रेक आ जाए, फिलामेंट बीच से टूट जाए,
तो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाया तो आपका बल्ब जलेगा कैसे, बल्ब लाइट कैसे प्रोड्यूस करेगा। हमें पता है ना कि फिलामेंट ही है वो पार्ट जो बल्ब का ग्लो करता है। तो अगर फिलामेंट बीच में से टूट जाए तो करंट का पाथ जो है वो ब्रेक हो जाता है और बल्ब नहीं जलता। तो समझ में आ गया कि बल्ब कैसे फ्यूज हो सकता है। अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, करंट इस टर्मिनल से इस वायर के थ्रू यहां तक तो जाएगा। यहां से क्या होता है, एक थिक वायर कनेक्ट होती है फिलामेंट से, लेकिन फिलामेंट आपका बीच से टूट गया, यहां जैसे से टूट गया तो क्या होगा, करंट का पाथ जो है वो ब्रेक हो गया, इसीलिए आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस टॉर्च को तो सबने देखा है। हम जब भी अंधेरा होता है टॉर्च का यूज करते हैं। टॉर्च का बटन ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है, टॉर्च के बटन को ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है, राइट। तो चलिए एक छोटी सी सिंपल सी होममेड टॉर्च बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक टॉर्च का बल्ब चाहिए, और क्या चाहिए, वायर चाहिए। अब हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक सेल लिया, इसके एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब सेकंड स्टेप यूजुअली क्या होना चाहिए था अगर हम एक सर्किट बनाने की कोशिश करते, हम क्या करते, ये जो टर्मिनल है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको कनेक्ट कर देते बल्ब के इस टर्मिनल से, यही करते ना। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम टॉर्च बल्ब के इस टर्मिनल को सेल के इस टर्मिनल से डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आएंगे। उससे क्या होगा, बात तो एक ही है ना। ऐसे हम वायर के थ्रू करंट को फ्लो करा रहे थे, ऐसे हमने डायरेक्टली टच कर दिया तो भी करंट फ्लो कर जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। बन गई ना आपकी टॉर्च। और जैसे ही आपने इसको यहां से उठा दिया, करंट के पाथ में ब्रेक आ गया, आपकी टॉर्च बंद हो जाएगी, राइट। है ना बड़ी सिंपल सी टॉर्च, इसको आप आसानी से बनाकर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले जो हमने सर्किट्स बनाए इसमें और इसमें फर्क क्या है, हमने यहाँ पर वायर के थ्रू क्यों नहीं कनेक्ट किया सेल के इस टर्मिनल को बल्ब के इस टर्मिनल से। अगर हम ऐसा कर देते तो हमारा बल्ब तो हमेशा ग्लो ही करता रहता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हम अपनी टॉर्च को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। अगर हम बल्ब को यहाँ टच कर देंगे तो हमारी टॉर्च हो गई ऑन, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। और अगर आपने बल्ब को यहाँ से उठा दिया तो आपकी टॉर्च हो गई ऑफ और आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर ली, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है ये भी बात कर ली हमने। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ लिया, सर्किट के बारे में भी पढ़ लिया और होममेड टॉर्च के बारे में भी पढ़ लिया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई इस चैप्टर की, वो क्या है, वो है स्विच। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्विच की और समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारी लाइट जो है वो जलनी शुरू हो जाती है, फैन घूमना शुरू हो जाता है, और अगर हम स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, फैन भी बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या करता है स्विच, इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, तो ये तो हमें पता है कि जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम करना शुरू कर देता है, और जब भी हम स्विच को ऑफ करते हैं हमारा अप्लायंस बंद हो जाता है। तो एक्चुअली में होता ये है कि जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, और जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो करंट फ्लो करता है, इसीलिए आपका बल्ब ग्लो करने लग जाता है, आपका टीवी ऑन हो जाता है या फिर आपका पंखा घूमने लग जाता है। और जब भी आप स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। हमें पता है ना कि अगर सर्किट में ब्रेक लग जाए तो करंट फ्लो नहीं करता, तो स्विच ऑफ करने से सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करता और आपका अप्लायंस काम नहीं करता। तो स्विच क्या हुआ, स्विच एक सिंपल सा डिवाइस है जो या तो सर्किट को ब्रेक करता है या सर्किट को कंप्लीट कर देता है। इसीलिए ऐसा होता है कि स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है और हमारा अप्लायंस काम करने लग जाता है, स्विच ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा अप्लायंस जो है वो काम करना बंद कर देता है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक
स्विच बनाकर देखते हैं और उससे हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि स्विच का फंक्शन क्या है। चलिए तो बनाते हैं हमारा स्विच। अब स्विच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 ड्राइंग पिन्स। ऐसी 2 ड्राइंग पिन्स चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए और 2 वायर्स चाहिए, एक स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल भी चाहिए। ये सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं। 2 ड्राइंग पिन्स चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, 2 वायर्स चाहिए और एक थर्माकोल की शीट चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस तरह से, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक ड्राइंग पिन को आप थर्माकोल में ऐसे फिक्स कर दीजिए, दूसरी ड्राइंग पिन को आप फिक्स करिए। लेकिन आपको कैसे फिक्स करना है, हमें पता है ना कि सेफ्टी पिन के पीछे यहाँ पर एक इस तरह से होल होता है, तो उस होल के बीच में से आप ड्राइंग पिन को लगा दीजिए ताकि आपकी सेफ्टी पिन जो है वो यहाँ फिक्स हो जाए। समझ में आ गया? अब हमने क्या किया, इस ड्राइंग पिन में यहाँ से वायर को कनेक्ट कर दिया और इस ड्राइंग पिन से यहाँ से वायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये बन गया हमारा स्विच। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे सेल के एक टर्मिनल से और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हमने एक बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ बल्ब से दूसरी वायर ली और उसको कनेक्ट कर दिया सेल के दूसरे टर्मिनल से। तो ये पूरा सर्किट बन गया। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? और ये जो हम कह रहे हैं ये है हमारा स्विच। अब देखते हैं कि स्विच कैसे काम करता है। अब जब आप सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से इस ड्राइंग पिन से यहाँ वाली ड्राइंग पिन में टच कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए एक पूरा कंप्लीट पाथ बन गया करंट फ्लो करने के लिए। आपका सर्किट क्लोज हो गया तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो सर्किट को क्लोज कर देता है, ऐसे मिला देता है। और जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा और आपका जो भी अप्लायंस है वो काम करने लग जाएगा, पंखा घूमने लग जाएगा, एसी चल पड़ेगा, आपका टीवी ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्विच को ऑन किया और स्विच जब ऑन हुआ तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब वहीं देखिए, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, ये वाली पोजीशन जो है सेफ्टी पिन की, ये आपको दिखा रही है कि स्विच ऑफ हो गया। अब क्या हो गया, सर्किट में ब्रेक आ गई, यहां से यहां पर सर्किट में ब्रेक आ गई ना। तो जब सर्किट में ब्रेक आ गई तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, आपका बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, यानी कि आपका कोई भी अप्लायंस काम नहीं करता जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो करंट के पाथ में आ जाती है ब्रेक, और जब ब्रेक आ जाती है तो करंट फ्लो नहीं करता, हमारा अप्लायंस जो है वो बंद हो जाता है, बल्ब बंद हो जाता है, फैन बंद हो जाता है, एसी बंद हो जाता है। तो समझ में आ गया कि स्विच कैसे काम करता है। इसीलिए हमने कहा था कि स्विच जो है वो एक सिंपल डिवाइस है जो या तो सर्किट को ब्रेक करता है या सर्किट को कंप्लीट करता है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करता है, हमारा अप्लायंस काम करने लग जाता है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा और हमारा अप्लायंस भी काम नहीं करेगा। तो ये वाली पोजीशन है हमारी स्विच ऑन। यहाँ देख रहे हैं ना आप, करंट जो है इस तरह से आसानी से फ्लो कर पाएगा क्योंकि एक क्लोज सर्किट बन गया। और ये वाली पोजीशन है स्विच ऑफ। यहाँ क्या हो गया, सर्किट में ब्रेक लग गई, इसीलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया? तो अब देखिए, ये है आपके लिए क्वेश्चन, वेयर द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर शुड बी जॉइंड टू मेक द बल्ब ग्लो। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस तरह से ये सर्किट बनाया हुआ है, ये है आपका स्विच। अब आपको ये फ्री एंड्स जो हैं ये कहाँ ज्वाइन करने हैं ताकि आपका बल्ब ग्लो करे। बहुत ही सिंपल है, एक को यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और एक को यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, राइट। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, एक क्लोज सर्किट बन जाएगा और करंट फ्लो करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि अब हमने सर्किट के बारे में भी समझ लिया, स्विच के बारे में भी समझ लिया, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में भी समझ लिया, तो अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक टॉर्च जो है वो कैसे काम करती है। यहाँ देखिए, ये है टॉर्च का इनसाइड व्यू, अंदर से टॉर्च ऐसी दिखती है। ये है एक सेल, ये है दूसरा सेल। अब आपको मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को नेक्स्ट सेल जो हम ज्वाइन करते हैं उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही जोड़ा जाता है, राइट।
यहाँ दिख रहा है। अब टॉर्च के अंदर होता है एक सिंपल सा सर्किट। यहाँ से देखिए ये वायर ऐसे जा रही है। अब होता क्या है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। कैसे? यहाँ देखिए इस तरह से कुछ होता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ देखिए आपका सर्किट कंप्लीट हुआ तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। और जब हमने स्विच को ऑफ कर दिया, आप पीछे की तरफ स्विच को खींच देते हैं तो क्या होता है, सर्किट में ब्रेक आ जाती है। यहाँ ब्रेक आ गई सर्किट में तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर देता है, आपकी टॉर्च बंद हो जाती है। तो बेसिकली यही होता है आपकी टॉर्च में। ओके, समझ में आ गया? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास हो जाए। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स, मेटल्स जैसे कि सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील एटसेट्रा। A few non-metals like graphite is also an example of conductor of electricity. Human body, water, ये सारे क्या हैं? Examples हैं conductors of electricity के। इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। अब देखिए मैंने ह्यूमन बॉडी कहा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर ह्यूमन बॉडी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हमें कभी शॉक ही नहीं लगता, क्योंकि करंट तो हमारे थ्रू पास ही नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है, इसीलिए जब भी हम किसी वायर को टच कर देते हैं, लाइव वायर को टच कर देते हैं, तो हमें शॉक लग जाता है, राइट? तो अब देखते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता, कंडक्टर्स के बिल्कुल ऑपोजिट। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, कॉटन, जूट। ये कुछ एग्जाम्पल्स है इंसुलेटर्स के। इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ एक वुड है और इसके यहाँ से मैंने एक वायर जोड़ दी और यहाँ भी एक वायर जोड़ दी, तो अगर करंट यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा, आगे नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू करंट पास नहीं कर सकता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। याद रहेगा? चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक सर्किट बनाया है, यहाँ पर ब्रेक है सर्किट में, इन दोनों वायर्स के बीच में बाद में हमने ये की लगा दी। अब क्या हुआ, आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये की क्या थी? ये की एक मेटल से बनी है जो कंडक्टर है, और क्योंकि वो कंडक्टर है तो करंट जो है वो इसके थ्रू पास हो पा रहा है और आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। अब समझ गए कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ है आपके लिए एक क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ क्या लगा हुआ है? ये है प्लास्टिक, और प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है, वो करंट को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब यही स्क्रू ड्राइवर को हमने दो तरह से कनेक्ट किया। एक अरेंजमेंट में हमने इसका ये आगे वाला पार्ट कनेक्ट किया जो एक मेटल है, और दूसरी अरेंजमेंट में हमने ये वाला पार्ट कनेक्ट किया जो प्लास्टिक है। अब दोनों केस में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहाँ क्या होगा, ये है कंडक्टर, इसलिए आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, ऐसे 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 और यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये क्या है? प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता, इस वजह से आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू इलेक्ट्रीशियंस वियर रबर ग्लव्स व्हाइल वर्किंग। इलेक्ट्रीशियंस जब भी आपके घर में आते हैं तो वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं, ऐसा क्यों? बहुत ही लॉजिकल सी बात है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि रबर एक इंसुलेटर है, तो जब भी इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है हो सकता है उसको शॉक लग जाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ डील कर रहा है, तो हो सकता है उसे शॉक लग जाए। लेकिन अगर उसने रबर के ग्लव्स पहने तो क्या होगा,
रबर के ग्लव्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, वो शॉक से बच जाएगा, क्योंकि रबर क्या है, रबर एक इंसुलेटर है। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि ये जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनका ये वाला जो पार्ट होता है वो प्लास्टिक या रबर का बना होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगेन सेम एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि रबर और प्लास्टिक जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी कि इंसुलेटर्स हैं। तो अब आप जब भी स्क्रू ड्राइवर को पकड़ते हैं, कहां से पकड़ते हैं? इस वाले पोर्शन से पकड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि आप यहां पर वायर्स में काम कर रहे हैं कुछ, ठीक है। अब बाई चांस अगर आपको शॉक लग भी गया तो क्या होगा, इसके आगे करंट नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इंसुलेटर है और इसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा, तो आप बच जाएंगे। ओके, इसीलिए ये जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं इनके हैंडल्स जो होते हैं वो रबर या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ओके, अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये जो वायर्स आपने देखी होंगी उसके ऊपर हमेशा ये प्लास्टिक की कवरिंग देखी है आपने, अलग अलग कलर की। वो इसलिए ताकि आप इस वायर को टच करें तो आपको करंट ना लगे, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर है, वो अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देता। और अंदर जो वायर होती है अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको करंट जरूर लगेगा, क्योंकि ये बनी होती हैं कॉपर की, और कॉपर क्या है, कॉपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अंदर जो वायर है वो कॉपर की होती है और उसके बाहर हम उसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, ताकि अगर आप ऐसे ही वायर को छू लें तो आपको करंट ना लगे। ओके, इसीलिए आपकी आयरन में भी प्लास्टिक बॉडी लगी होती है, ताकि जब आप इसको यहाँ से पकड़ें, यहाँ से हैंडल करें और अपने कपड़ों को आप प्रेस कर रहे हैं तो आपको करंट ना लगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, इसके थ्रू करंट पास नहीं हो सकता। ओके, तो लास्ट में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक्स के बारे में भी देख लेते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे यूजेस हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस भी है। अगर आपने केयरलेसनेस दिखाई इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस तो आपको शॉक लग सकता है, बहुत ज्यादा इंजरीज हो सकती हैं, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल्स पे इस तरह के साइंस लगे होते हैं, डेंजर, खतरा। क्यों लिखा है? ताकि आप उसको ऐसे ही टच ना कर दें, वहां बहुत हाई वोल्टेज करंट होता है, अगर आपने उसको टच कर दिया तो आपको करंट भी लग सकता है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज से डील करते हुए आपको हमेशा बहुत केयरफुल रहना चाहिए।